हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2023, जिसके लिए मैं आज गणित का 14वां मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। आप अपने हाथों में ले लीजिए कापी और कलम, जिससे आप हमारे साथ बने रहें और आप एक अच्छी तैयारी कर सके। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या के लिए आपको बताया गया होगा एक ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हों, एक तो स्वयं और दूसरी एक एक। तो यहाँ पर देखिए 13 को केवल 13 से ही डिवाइड किया जा सकता है और एक से। इसके अलावा ये इसके कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए 13 जो है यहाँ पर आपकी अभाज्य संख्या होगी। अगला है 5 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? जैसा कि आप सभी को पता है, अगर 6 अंकों की हम आपके लिए एक संख्या लिखें, छोटी संख्या ये हो गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 5 अंकों की अगर मैं सबसे बड़ी संख्या लिखता हूं तो ये देखिए 9 को 5 बार आपको रिपीट करना है और दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। तो आप जैसे ही अंतर करेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ से आंसर ए वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा है। यदि 180 सेंटीमीटर पेंसिल का 1/3 भाग नीला है और शेष भाग लाल हो तो लाल भाग की लंबाई बताइए। अगर आप दो तरीके से इसको निकाल सकते हो। 180 है, 1/3 भाग नीला है, ये नीला निकल गया। 3 एकम तिछाक 18, इसका मतलब ये 60 सेंटीमीटर जो है ये कैसा है बच्चों? नीला है। तो चूंकि पूरी पेंसिल 180 की थी तो 60 यहाँ से घटा देंगे, तो 120 सेंटीमीटर जो शेष भाग बचा ये कैसा होगा? लाल होगा। लेकिन इसका आंसर मीटर में दिया जा रहा, तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो आप इसे 100 से कर देंगे भाग, 2 के बाद डिसमल लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.20 मीटर, यानी 1.2 मीटर। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से आप लगा लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 14, 35, 56 का एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है? सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में मौजूद है। अगर मैं 14 को 5 से डिवाइड करूं, नहीं है। 3 से डिवाइड करूं, 14 नहीं है। 7 से, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 7 अठी 56, इसका मतलब ये 7 जो है तीनों को काट रहा है, यानी ये सर्व गुणनखंड है, इसलिए 7 जो होगा वो यहाँ पर सर्व गुणनखंड मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की, निम्नलिखित युग्म मतलब जोड़ा में से कौन से युग्म का महत्तम समापवर्त 2 है? मतलब महत्तम समापवर्त 2 है, तो हम पहला अगर जोड़ा लेते हैं 2, तो इसके गुणनखंड करोगे 2 × 1, 5 के 5 × 1, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। 4 और 7 लेंगे, 2 × 2 इसे लिखेंगे, 7 × 1 लिखेंगे, कोई भी यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो ये भी इसका हमारा महत्तम समापवर्तक 2 नहीं हो पाएगा। आइए 4 और 6 लेकर के देखते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 × 2, 4 को 2 × 3 लिखोगे, यहाँ पर देखोगे इसका जो महत्तम समापवर्त है ये 2 होगा, क्योंकि दोनों 2 जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए युग्म 4 और 6 ऐसा है जिसका महत्तम समापवर्त 2 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 0.550 माइनस 0.505, तो इसको बहुत आसानी से आप इसे यहाँ पर लिख लेंगे। 550, इधर पॉइंट लग जाएगा, ये 0.505। अब आप इसे घटाओगे तो ये देखिए 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा 0.045। तो ये देखिए ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है, जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 63/6 को आप डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, यानी 6 से इसको आपको भाग कर देना है। तो देखिए 6 कम 6 जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 3 उतारोगे भाग जाएंगे नहीं, न जाने का 0, न जाने के लिए आप 0 लगा लोगे, उसके बाद एक डेसिमल बढ़ा लोगे और एक 0 बढ़ाओगे, तो 5 6 पंजे 30, 5 बार भाग और आपकी चले जाएगी, इसका मतलब 10.5, यानी इसको अगर भाग करोगे तो इसका वैल्यू जो आएगी वो 10.5 आएगी। अगला हमारे पास प्रश्न है, यदि एक कमीज 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है तो 5 कमीजों के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ज़्यादा पड़ेगी। इसके लिए आप गुणा कर सकते हैं, यहाँ मीटर लिख लीजिए बच्चों,
यहाँ पर सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर एक के लिए, तो 5 के लिए हमें क्या करने का, 5 गुना कर देंगे तो 5 जीरो 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा होगा। अगर मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की 49 में दिया गया 3 पेंसिलों का मूल्य 5 रुपए और 2 बॉल पेनों का मूल्य 7 रुपए है, तो 6 पेंसिल और 4 बॉल पेनों का मूल्य क्या होगा। यहाँ से आप दो चीजें बहुत आसानी से पता कर सकते हो। अब आप देखिए, 3 पेंसिलें आपको खरीदनी थी, ये देखिए 3 पेंसिलों का 5 है, 6 पूछ रहे हैं, यानी दूनी पेंसिल लेना है तो दूना पैसा देना होगा, तो 6 पेंसिल का जो पैसा है 5 दूनी 10 रुपए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 2 बॉल पेन 7 रुपए के आप लाते थे, अब 4 लेना है, दूने लेना है, तो 7 दूनी 14, इसका ये मतलब हुआ 4, ये पेन का मूल्य हो जाएगा, और ये हो गया 6 पेंसिल और 4 का दोनों को जोड़ लोगे, इसका आंसर हो गया 24 रुपए। यानी आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है और आंसर देते जाना है। अगला प्रश्न है, यदि एक साइकिल सवार 8 घंटे में 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। यानी चाल बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटे समय। दूरी है 56, चाल है 8 घंटे, 8 से इसको भाग कर दोगे, 8 सती 56, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब उसकी जो चाल होगी वो 7 किलोमीटर पर घंटा चल रही होगी। अगला प्रश्न है, संख्या 315 का निकटतम सैकड़े का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें 915, तो इकाई ये है, दहाई ये है, सैकड़ा ये है। तो सैकड़े को एब्रीविएशन करने के लिए उसके पहले देखते हैं, ये 5 या 5 से अधिक है तो इन सबको छोड़ देते हैं, यानी 900, और अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता तो यहाँ पर एक बढ़ा देते और ये 1000 हो जाता। अब यहाँ पर 1000 नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे की संख्या 5 से कम है, इसलिए इसका जो है सन्निकट मान 900 ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक विद्यालय में 350 विद्यार्थियों में 210 बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं के प्रतिशत में बताइए। तो आप इसमें कोई फंडा आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आप लिख लीजिए 350 में बालिकाएं 210 हैं, तो एक में कितनी होगी 210 बटे 350, इसलिए 100 यानी प्रतिशत में कितनी होंगी। आप एक जीरो यहाँ से काट देंगे और इसे 5 दूनी 10, 5 सते 35, 7 एकम 7 और 7 तिहाई 21, 3 दूनी 6, यानी ये 60% जो है वहाँ पर बालिकाएं होंगी, जहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। अगला हमारे पास प्रश्न है, एक परीक्षा में 200 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जहाँ 60% विद्यार्थियों ने सफलता पाई, असफल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अगर आपके पास बच्चे 100 थे, 100 में 60 बच्चे पास हुए, तो फेल कितने हुए 40%, यानी 200 का 40% क्या हो जाएगा, 200 का 40%, 2 जीरो आप काटेंगे, 4 दूनी 8, अर्थात 80 विद्यार्थी होंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न है, एक घड़ी 275 रुपए में खरीदी गई और 45 रुपए का लाभ प्राप्त करने पर उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चूंकि 275 की तो घड़ी है, इस पर आपको 45 रुपए लेना, तो आप 45 रुपए इसमें क्या करोगे, जोड़ दोगे, यानी इस घड़ी को आपको जो है 320 रुपए में बेचना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में आ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 55 मीटर है, तो 3.5 प्रति वर्ग बाड़ लगाने का खर्चा क्या होगा। तो यहाँ पर अभी प्रति मीटर पूछ रहा, तो इसका मतलब वर्गाकार क्या होता है, ये वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं 55 है, तो इसका आप परिमाप यहाँ से निकाल लेंगे। परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है, तो 4 इंटू 55 करोगे आप, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22, 220 मीटर है, और 1 मीटर का खर्चा 3 रुपये 50 पैसे। जैसे ही आप इसकी गुणा कर लेंगे आप, और गुणा करने पर ये आपका आ जाएगा 7001 के बाद दशमलव, यानी 770 रुपये उसका खर्चा आएगा, जो कि ऑप्शन ए में बी में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग है, आइए मैं इसे भी आपको बताता हूं। एक आयत की चौड़ाई लंबाई से 10 मीटर कम है, आयत का परिमाप 100 मीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। चूंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें निकालनी पड़ेंगी। तो चूंकि एक आयत है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो हम मान लेते हैं उसकी चौड़ाई कितनी हो गई बच्चों, x हो गई,
तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 10 प्लस x, 10 ज़्यादा है तो हमने 10 चौड़ाई में जोड़ लिया। अब लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 ये क्या होता है परिमाप, और ये परिमाप कितना है 100 के बच्चों बराबर है। इससे हमारी लंबाई और चौड़ाई निकल आएगी। तो ये हो जाएगा 2 10 प्लस 2x बराबर 100, 2 से गुणा करोगे 10 दूनी 20 प्लस 2 दूनी 4x बराबर 80। तो 4x बराबर 100 माइनस 20 बराबर बच्चों आ जाएगा 80। तो ये x बराबर हो जाएगा 80 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 20। इसका मतलब उसकी चौड़ाई जो है 20 है और लंबाई 10 ज़्यादा है। तो ये हो गई चौड़ाई आपकी, देखिए बच्चों मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये हो गई 20 और लंबाई इसकी 10 ज़्यादा है तो 30 होगी। और दोनों का अगर हम गुणा कर देते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल, 3 दूनी 6 यानी 600। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारे पास प्रश्न है, दो संख्याओं में 7:11 का अनुपात है, यदि उन संख्याओं में 36 का अंतर हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब आप यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 7:11, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या चूंकि बड़ा 11 है, छोटी 7 है, तो पहले बड़ी संख्या मान लेते हैं 11x है, छोटी संख्या 7x है, इन दोनों का अंतर दिया गया है 36। आप कर लेंगे तो 7 4 11 यानी 4x बराबर बच्चों आ जाएगा 36। तो x बराबर 36 बटे 4, 4 एकम 4 नवैया 36, तो यानी 9। इसका मतलब x की वैल्यू 9 आ गई है। अब हम सबसे जो बड़ी संख्या थी वो 11x है, तो 11 को हम x यानी 9 से गुणा कर देंगे तो 11 9 99। तो यहाँ पर बड़ी जो संख्या होगी वो कितनी होगी 99 होगी। जब भी आपको अनुपात दिया हो तो आप कोई भी इसमें एक जो है वेरिएबल लगा देंगे, x लगा के दोनों का चूंकि अंतर दिया अंतर कर देंगे, x की वैल्यू निकल आएगी और आप उसे निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है, 7 परिणामों का औसत 14 है, पहले 3 का औसत 12 है तथा अंतिम 3 का औसत 17 है, तो चौथा परिणाम क्या होगा। थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अब आप ये देखिए, अगर आपके पास 7 परिणाम है उसका 14 है, तो अगर हम सातों का औसत यानी योग निकालें तो सातों का योग क्या हो सकता है, चूंकि उसका परिणाम 7 परिणामों का औसत 14 है, तो 14 और 7 की गुणा कर देंगे तो उन सातों संख्याओं का जोड़ या परिणाम है उनका आ जाएगा 98। अब इसके बाद पहले 3 को अगर आप देखोगे, पहले 3 का 12 है तो 12 इंटू 3 कर देंगे बच्चों, तो 12 3 36 हो गया। फिर अंतिम 3 का करोगे तो 3 का अगर अंतिम देखोगे तो ये हो जाएगा 3 उसका दिया 17, तो ये 17 इंटू 3 यानी 17 इंटू 3, तो 17 3 51, तो कुल मिला के 6 का आपको दिया गया। अब आप इन दोनों को यहाँ से हम लोगों को जोड़ लेने हैं, तो जोड़ोगे देखिए कितना आ रहा है बच्चों 87 आ रहा है। कितना आ रहा है 87। और है कितने, ये 3 परिणाम 6 परिणाम है और ये 7 है, तो हम क्या करेंगे 98 में से अगर 6 का घटा देंगे तो जो हमारा परिणाम है, जो बीच वाला चौथा परिणाम वही तो बचेगा, घटा दो कितना आ जाएगा 11, जो कि ऑप्शन बी में आ रहा है। सबसे पहले क्या करोगे, सातों परिणामों का योग निकालोगे, पहले 3 का निकालोगे फिर अंतिम 3 का, दोनों का जोड़ लेंगे तो 6 का निकल आएगा और सातों से घटा देंगे तो अंतिम निकल आएगा। चलिए अगला आपके सामने प्रश्न 59 है, काफी अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा निम्नलिखित सारणी में कला, वाणिज्य और विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई इस श्रेणी का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कला में 160 है, वाणिज्य में 80 है और विज्ञान में 40 है। तो वाणिज्य के विद्यार्थी कला के विद्यार्थियों से कितना प्रतिशत हैं, तो कितना प्रतिशत हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी किससे तुलना करी जा रही है कला से। कला से कितने हैं, तो कला में आप देखिए इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों 160 है और दूसरा 80 है। तो जब आप 80 से घटा लोगे है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 80। अब करा कितने प्रतिशत कम है, तो 160 में कमी आ रही है 80 की, तो एक में कितनी कमी होगी बच्चों 80 बटे 160, इसलिए 100 में कितनी होगी, यानी प्रतिशत में पूछ रहा है। जैसे ही आप इसको गुणा करोगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 25 यानी ये 50, यानी वाणिज्य के जो बच्चे हैं कला से 50%
कम है, जो कि आंसर सी में आपको मिल रहा है। आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए, जिससे आप जल्दी इन प्रश्नों को कर पाएं। अगला है, यदि किसी संख्या के 7 गुने में 80 जोड़ा जाए तब उस संख्या के 12 गुने में 5 कम प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं बच्चों, हमारे पास कोई संख्या हो गई x। देखिए कुछ नहीं करना, 7 गुना है तो पहले हम x संख्या है, ये देखिए आपके पास कोई संख्या x है, कितनी है, x है, पेन नहीं चल रहा है, चलिए मान लेते हैं x है, उसका 7 गुना किया जाए। फिर उसने कहा 7 गुने में यदि 80 जोड़ा जाए तो ये क्या होता है, उसी संख्या के 12 गुना करो यानी 12x, उससे 5 कम कर दो तो दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं। यानी किसी संख्या के 7 गुने में यदि 80 जोड़ें, उसी संख्या के 12 गुने में 5 घटाएं तो वो संख्या बराबर हो जाएगी। अब आप करोगे क्या, यहाँ पर ये 12x है, इसमें से 7x घटाओगे, इस ओर ये 80 है, उसमें ये 5 जोड़ दोगे इधर से ला करके, तो ये हो जाएगा 85 बराबर, और ये घटाओगे तो बच्चों आ जाएगा 5x। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, यानी 85/5 करोगे, कितना आएगा, 17। तो यानी वो संख्या कितनी होगी, 17 होगी। कुल मिला के आज के ये थे 20 प्रश्न। 100% मैंने जल्दी जल्दी समझाया, लेकिन फिर भी ये प्रश्न आपके समझ में आए होंगे, क्योंकि आप अब बिल्कुल अंतिम क्षण में परीक्षा की तैयारी करें तो आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी होगी, तभी आप कर पाओगे। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।